नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साम्राज्य पर गौर कर रहे हैं। 14वीं सदी का विजयनगर। नाम का मतलब ही है विजय का शहर। हाँ बिल्कुल। और इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कई स्रोत भी हैं, है ना? हाँ, जैसे कि पुरानी खुदाई से मिली चीजें, इमारतें जो आज भी खड़ी हैं, पत्थर पर लिखे अभिलेख। और वो विदेशी यात्री भी तो थे जो यहाँ आए और अपने अनुभव लिखे। साथ में स्थानीय कहानियां भी हैं। सही कहा। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब विजयनगर की कहानी में क्या खास है? देखिए, हम इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे अपने चरम पर पहुंचा, इसकी राजधानी कितनी भव्य थी और फिर इसका पतन कैसे हुआ, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्थापना से। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हाँ, 1336 में इन्होंने ही नींव रखी थी। यहाँ के राजा खुद को राय कहते थे। और इनका झगड़ा चलता रहता था ना पड़ोसियों से। हाँ बिल्कुल। दक्कन के सुल्तान और ओडिशा के गजपति शासक जमीन के लिए, खासकर नदी किनारे की उपजाऊ जमीन और समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार पर कब्जे के लिए। अच्छा, और इस टकराव का कोई और नतीजा भी निकला, मतलब लड़ाई झगड़े के अलावा? हाँ, विचारों का आदान प्रदान भी हुआ, खासकर इमारतों के डिजाइन में, वास्तुकला में ये असर दिखता है। दिलचस्प। और इनकी कोई खास राजनीतिक व्यवस्था भी थी? मैंने अमर नायक प्रणाली के बारे में पढ़ा है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अमर नायक प्रणाली, ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से थोड़ी मिलती जुलती थी। अच्छा, कैसे? देखिए, अमर नायक असल में सैनिक कमांडर होते थे। राजा मतलब राय उन्हें अपने राज्य के कुछ इलाके सौंप देते थे। किस लिए? मतलब प्रशासन के लिए? हाँ, प्रशासन और टैक्स वसूलने के लिए। वो किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से टैक्स लेते थे। और उस पैसे का क्या करते थे? उसका कुछ हिस्सा तो वो अपने खर्च के लिए रखते थे और बाकी से घोड़े और हाथियों की सेना तैयार करते थे। ये सेना राजा के बहुत काम आती थी। तो ये राजा के लिए एक पक्की सैन्य शक्ति का स्रोत थे। बिल्कुल। और उन्हें साल में एक बार राजा को तोहफे भी भेजने होते थे और दरबार में हाजिरी भी लगानी पड़ती थी। समझ गया। और इस साम्राज्य का सबसे सुनहरा दौर वो कृष्णदेव राय के समय था, है ना? बिल्कुल सही। कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, 1509 से 1529 तक। उनके समय में साम्राज्य खूब फैला, मजबूत हुआ। क्या क्या किया उन्होंने? मतलब कुछ खास विजय? हाँ, कई थीं। जैसे 1512 में रायचूर दोआब पर कब्जा किया, जो बहुत उपजाऊ इलाका था। फिर 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी शिकस्त दी। वाह। और निर्माण कार्य भी करवाया उन्होंने? हाँ, बहुत शानदार मंदिर बनवाए। कई पुराने मंदिरों में ऊंचे ऊंचे गोपुरम मतलब विशाल दरवाजे बनवाए और एक नया शहर भी बसाया, नागलपुरम, अपनी मां के नाम पर। तो कह सकते हैं कि उनका राज शांति और समृद्धि का काल था? निश्चित रूप से। अच्छा, अब राजधानी की बात करते हैं। विजयनगर, जिसे आज हम्पी की नाम से जानते हैं, क्या खास था इस शहर में? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के बीच एक कुदरती बेसिन में बसा था। और पानी का इंतजाम? सुना है वो बहुत बढ़िया था। हाँ, वाकई कमाल का था। उन्होंने नदी और पहाड़ी नालों पर बांध बनाए, बड़े बड़े तालाब या हौज बनाए, जैसे कमलपुरम तालाब। अच्छा। और इन तालाबों और बांधों से नहरें निकाली, जैसे हिरिया नहर। ये नहरें खेतों तक ही नहीं बल्कि शहर के शाही हिस्से तक पानी ले जाती थीं। कमाल है। किसी यात्री ने इसका जिक्र किया है? हाँ, एक पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पेज। उन्होंने लिखा है कि ये शहर रोम जितना बड़ा था, बहुत सुंदर, जिसमें ढेरों बाग बगीचे और पानी की नहरें थीं। रोम जितना बड़ा और किलेबंदी, वो 7 दीवारों वाली बात सच है? हाँ, एक फारसी राजदूत थे, अब्दुल रज्जाक। उन्होंने 7 परतों वाली किलेबंदी का वर्णन किया है। 7 परतें? क्यों? दिलचस्प बात यह है कि इन दीवारों के घेरे में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि खेत और जंगल भी आते थे। खेत और जंगल दीवारों के अंदर? हाँ, शायद इसीलिए ताकि अगर दुश्मन शहर को घेर ले तो लंबे समय तक अंदर खाने पीने की कमी न हो। बहुत सोचा समझा प्लान था। बिल्कुल। और इन दीवारों में कहीं कहीं मेहराब और गुंबद जैसे डिजाइन भी मिलते हैं जो इंडो इस्लामिक स्टाइल के हैं। ये दिखाता है कि बाहर की शैलियों का असर भी था। अच्छा, शहर के अंदर का हिस्सा कैसा था? आम लोग कहाँ रहते थे? देखिए, शहर के अंदरूनी हिस्से में अमीर व्यापारियों के रहने के सबूत मिले हैं, जहां से चीन के कीमती मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं। एक मुस्लिम रिहायशी इलाका भी था। और आम लोग?
आम लोगों के घर शायद ज्यादा टिकाऊ नहीं बने होते थे। एक यात्री बरबोसा लिखते हैं कि घर फूस के बने थे लेकिन मजबूत, वो अब बचे नहीं हैं। अब आते हैं शाही इमारतों और मंदिरों पर। शाही केंद्र कहाँ था? वो शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शाही इलाके में भी 60 से ज्यादा मंदिर थे। 60 मंदिर शाही इलाके में? हाँ, शासक अक्सर मंदिर बनवाकर या उन्हें दान देकर देवी देवताओं से अपना जुड़ाव दिखाते थे। ये उनकी सत्ता को, मतलब लेजिटिमेसी को मजबूत करने का एक तरीका था। कौन कौन सी खास इमारतें थी वहां? एक तो था महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत ऊंचा विशाल मंच था। शायद यहाँ दशहरा या महानवमी जैसे त्योहारों पर राजा अपनी ताकत, अपना रुतबा दिखाते होंगे, परेड वगैरह होती होगी। अच्छा। फिर एक खूबसूरत इमारत थी लोटस महल। नाम शायद अंग्रेजों ने दिया, पता नहीं इसका असली इस्तेमाल क्या था, पर शायद ये राजा के सलाहकारों की मीटिंग की जगह रही हो। और हजारा राम मंदिर? हाँ, ये शायद सिर्फ राजा और उनके परिवार के लिए था। इसकी दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी नक्श की हुई है, पत्थर पर। बहुत सुंदर है। अब बात करते हैं पवित्र केंद्र की। वो शहर के उत्तरी हिस्से में था। हाँ, तुंगभद्र नदी के किनारे यहाँ बहुत पुराने मंदिर थे। माना जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर, जो शिव का रूप है और राज्य के संरक्षक देवता माने जाते थे, और पंपा देवी, जो स्थानीय देवी थीं, उनके मंदिर यहाँ पहले से थे। शायद इसीलिए इस जगह को राजधानी के लिए चुना गया। अच्छा, तो ये देवता पहले से महत्वपूर्ण थे? हाँ, और शासक खुद को हिंदू सुरतारण कहते थे, जिसका मतलब है हिंदू सुल्तान। वो दावा करते थे कि वो भगवान विरूपाक्ष की तरफ से राज कर रहे हैं। ये तो दिलचस्प बात है। और विठल मंदिर? विठल मंदिर भी खास है। विठल भगवान विष्णु का एक रूप है जिनकी पूजा महाराष्ट्र में ज्यादा होती है। तो ये मंदिर दिखाता है कि विजयनगर में अलग अलग धार्मिक परंपराएं एक साथ मौजूद थीं। और इसका वो पत्थर का रथ वाला मंदिर? हाँ, वो तो अनोखा ही है। असम में वो एक मंदिर ही है जिसे रथ का आकार दिया गया है। विजयनगर की मंदिर वास्तुकला की कुछ और खासियतें भी थीं, जैसे राय गोपुरम, मतलब राजाओं द्वारा बनवाए गए ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार, और मंडप, यानी खंभों वाले बड़े बड़े हॉल। जाहिर है, इतना बड़ा साम्राज्य था, राजधानी इतनी भव्य थी, तो व्यापार भी खूब होता होगा। बिल्कुल। विजयनगर मसालों, कपड़ों और कीमती रत्नों के व्यापार के लिए मशहूर था। रत्नों के लिए? हाँ, हीरे, माणिक, मोती सब। और सेना के लिए घोड़ों का आयात बहुत अहम था। अच्छे घोड़े अरब और मध्य एशिया से मंगवाए जाते थे। और पुर्तगालियों का भी असर पड़ा होगा, वो 1498 के आसपास आ गए थे। हाँ, उनके आने से व्यापार पर भी असर पड़ा और यहाँ की राजनीति पर भी। वो घोड़ों के व्यापार में अहम हो गए थे। बाजार कैसे होते थे? यात्रियों ने कुछ लिखा है? हाँ, पेस और एक और यात्री नूनीज ने लिखा है कि बाजार हर तरह की चीजों से भरे रहते थे। माणिक, हीरे, मोती, तरह तरह के कपड़े, चावल, गेहूं, फल जैसे अंगूर, संतरे, अनार, आम, लकड़ी, और यहाँ तक कि अलग अलग तरह का मांस भी बिकता था। वाह! और सबसे बड़ी बात, ये सब बहुत सस्ता था और खूब मिलता था। लेकिन फिर इतना शानदार साम्राज्य, इसका अंत कैसे हो गया? देखिए, कृष्णदेव राय की मौत हुई 1529 में। उसके बाद धीरे धीरे अंदरूनी झगड़े और तनाव बढ़ने लगे। और फिर वो बड़ी लड़ाई हुई? हाँ, 1565 में राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा की लड़ाई भी कहते हैं। इसमें विजयनगर की सेना, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय कर रहे थे, दक्कन की सल्तनतों की मिली-जुली फौजों से हार गई। कौन कौन सी सल्तनतें थीं? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों ने मिलकर हमला किया था। और फिर? उन्होंने विजयनगर शहर को बुरी तरह लूटा, जला दिया, तबाह कर दिया। शहर पूरी तरह उजड़ गया। साम्राज्य तो खैर बाद में भी कुछ समय चला, लेकिन उसका केंद्र पूर्व की तरफ खिसक गया। और हम्पी के ये खंडर, इन्हें फिर से खोजा गया? हाँ, काफी समय बाद। 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इन खंडहरों को दुनिया के सामने लाया। उन्होंने इसका पहला सर्वे मैप बनाया, उसके बाद फोटोग्राफी हुई, अभिलेख पढ़े गए और खुदाई हुई, जिससे धीरे धीरे इस साम्राज्य की कहानी सामने आई। तो कुल मिला के देखें, विजयनगर सिर्फ एक राजा और उसकी लड़ाइयां नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता थी,
है ना? अपनी अनोखी राजनीति, वो कमाल का पानी का इंतजाम, मजबूत किलेबंदी, रौनक भरे बाजार और वो शानदार मंदिर। हाँ बिल्कुल, हमने आज महलों की, मंदिरों की भव्यता की बात की, राजाओं और उनकी नीतियों की बात की, लेकिन ये स्रोत हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या? वो आम लोग, वो लाखों पुरुष, महिलाएं, बच्चे जिन्होंने ये सब बनाया, जिनके पसीने से, जिनकी मेहनत से ये दीवारें खड़ी हुई, ये मंदिर बने, ये नहरें खुदी, उनका जीवन कैसा था? वो क्या सोचते होंगे इन विशाल भव्य इमारतों के बारे में? ये सवाल तो है। हाँ, और इन सवालों के जवाब शायद अभी भी उन्हीं खंडरों में, उन अभिलेखों में कहीं छिपे हों, जो हमें और खोज करने और जानने के लिए प्रेरित करते हैं।